वेलकम बैक। आज हम लोग आए हैं अपने रियल नंबर्स के प्रैक्टिस सेशन में। तो हम लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुका है। रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या चीज हम लोगों ने पढ़ा था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स, एचसीएफ एलसीएम की प्रॉपर्टीज एंड बहुत सारे कुछ पढ़े थे। आज हम उन प्रॉपर्टीज के ऊपर सम क्वेश्चंस करेंगे। तो आज पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक्सप्रेस ऑल द नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब जितने भी यहां नंबर्स लिखे हुए हैं उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं और प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहला नंबर है हमारे पास 140। अब 140 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 से ये परफेक्टली डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करते हैं 70, फिर ये 2 से डिविजिबल है 35, फिर ये 5 से डिविजिबल है 7 एंड लास्ट में ये प्राइम फैक्टर 7 से डिविजिबल है। तो अगर मैं 140 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखूं तो वो बैठेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये क्या हुआ? किसी भी नंबर को 140 को अपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करने का तरीका। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है 3285। 3285 जैसा कि हम लोग को क्लियरली यहां पर दिखाई दे रहा है कि 3285 में हम लोग के पास लास्ट का यूनिट डिजिट 5 है। इसका मतलब ये नंबर परफेक्टली 5 से डिविजिबल है। तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 6 30, 2 8, 5 5 25, 3 5, 5 7 35। अब चेक करते हैं इसको, 7 प्लस 6 13 प्लस 5 18, तो ये 3 से डिविजिबल बैठ रहा है। 3 2 6, 3 1 3 एंड 3 9 27। फिर से ये 3 से डिविजिबल बैठ रहा है क्योंकि ये 21 और 9 दोनों 3 से डिविजिबल है। 3 7 29 एंड 3 3 9। फिर ये आ गया 73। 73 खुद में एक प्राइम नंबर है क्योंकि 73 किसी के भी टेबल में नहीं आता है। 73 एक तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। इसका क्या मतलब होता है कि 73 इज अ प्राइम नंबर, तो हम लोग वहीं पर कर देंगे अपना कैलकुलेशन को स्टॉप। 3285 क्या हुआ? 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73 हो गया। तो इस वे में हम लोग क्या किए, 3285 को और 140 को प्राइम फैक्टराइज कर लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट नंबर 7429 को। तो 7429 को हम लोग किस तरह प्रोसीड करेंगे? 7429 को प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या इनका सम 3 से डिवाइड हो पा रहा है। 7 प्लस 4 11 प्लस 2 13 प्लस 9 22। 22 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अब इसको और चेक करते हैं कि ये फर्दर किस नंबर से डिवाइड होगा। ना कि ये 2 से डिविजिबल है, ना ही ये 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है। अगला प्राइम नंबर 5, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में ना तो 5 है ना तो 0 है, इसका मतलब ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। तो और किस नंबर से हम लोग को चेक करना चाहिए? फिर हम लोग चेक करेंगे 7 से। तो 7 से चेक करने पे 7 1 7, 7 6 42 और एक बीच में 0 लगा के, बट 9 डिविजिबल नहीं बैठ रहा है। 9 यहां पर रिमाइंडर बच जा रहा है। तो अब जब हम लोग को प्राइम नंबर्स नहीं मिलते जाएगा तो हम लोग अपने माइंड में कुछ कैलकुलेशंस को प्रोसीड करेंगे, कुछ आगे बढ़ाएंगे। 7429 को हम लोग 17 से डिवाइड देंगे। मतलब पहला प्राइम नंबर जो 17 इसको डिवाइड देगा, क्योंकि हम लोग 11 भी चेक कर सकते हैं, 13 भी चेक कर सकते हैं। आप लोग उसको चेक करके देखिएगा, 11 और 13 में भी आपका ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, बट 17 से करने पे ध्यान से देखिएगा क्या होगा। 17 4 जा 68, 74 में से 68 गया 62, 17 3 जा 51 और 62 में से 51 गया तो 119, और 119 होता है 17 टाइम्स 7। ये कैलकुलेशन आप लोग अपने कॉपी में रफ में आराम से कर सकते हैं। नाउ 437 किससे डिवाइड होगा? 437 क्या फिर से 17 से डिवाइड होगा? चेक करते हैं। 17 2 जा 34 और 34 और 11 117 आ रहा है, बट 117 डिवाइड नहीं होता है। तो अब हम लोग 17 के बाद वाला प्राइम फैक्टर जो कि है 19, तो हम लोग 19 को ट्राई करेंगे। अब 19 को ट्राई करते ही क्या मिलेगा? 19 टाइम्स 2 38, और 38 43 में 38 जैसे ही माइनस होगा तो आएगा 5 और 57। अब 57 क्या होता है? 19 टाइम्स 3 होता है। 3 9 27, 7 लिखा जाएगा और 2 कैरी आ जाएगा। तो कुल मिला के यहां पर 19 3 57 बन गया। तो इसका मतलब 19 टाइम्स 23 विल गिव यू 437।
अब 23 क्या है? 23 खुद में एक प्राइम नंबर है, मतलब 23 को और कोई डिवाइड नहीं दे सकता है। इसका मतलब 7429 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? 17 इंटू 19 इंटू 23, ये तरीके से हम लोग 7429 को फैक्टराइज कर सकते हैं। मतलब हम लोग जब सिंपल प्राइम फैक्टर जो कि सिंगल डिजिट होते हैं उनसे नहीं बैठ पाता है कैलकुलेशंस, तो हम लोग डबल डिजिट के प्राइम फैक्टर्स को चेक करते हैं एक एक करके। जैसे 17 हो गया, जैसे 19 हो गया, इस तरह के प्राइम फैक्टर्स को चेक करके हम लोग कैलकुलेशंस को प्रोसीड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सेकंड में। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 404। मतलब 96 को प्राइम फैक्टराइज करके और 404 को प्राइम फैक्टराइज करके इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम लोग फिर से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्रोसीड। नाउ 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते ही आपको मिलेगा 48, नेक्स्ट 24, 12, 6, 3 पे हम लोगों ने स्टॉप कर दिया इसको क्योंकि ये लास्ट हो गया। अब 404 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 404 को प्राइम फैक्टराइज करते ही 202 आएगा, फिर 101 आ गया। अब 101 चेक करते हैं किससे कटता है। क्या 101 किसी से डिवाइड होता है? 7 से चेक करते हैं। 7 1 7, 3 1 तो आता नहीं है 7 के टेबल में। 11 से चेक करके देते हैं, 11 9 99 होता है, वो भी नहीं आता है। 13 से चेक करके देखते हैं, 13 7 91 होता है। 91 में अगर 13 जोड़ा जाए, 91 प्लस 3 94 और 10 104, 104 भी नहीं है, ये 101 है। इसका मतलब ये 11 से नहीं जा रहा है, 13 से नहीं जा रहा है। 17 से चेक करके देखिएगा, 19 से चेक करके देखिएगा, ये एक्चुअल में जब किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, अब जैसे जैसे हम लोग 17 और 19 पे बढ़ेंगे तो ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा, ये एक प्राइम नंबर आ जाएगा, 101 से ही ये डिवाइड होगा। तो 101 टाइम्स 101 आ जाएगा आप लोग का इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब 96 क्या है? 1 2 3 4 5, 2 का 5 पावर इंटू 3 है, और 404 क्या है? 2 का 2 पावर इंटू 101 है। अब HCF क्या होता है याद दिला देता हूं, मिनिमम पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। जो कि मिनिमम पावर्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? HCF बोलते हैं। मतलब जो भी मिनिमम पावर्स है हमारे पास, जो भी प्राइम फैक्टर्स कॉमन है, उनका सबसे मिनिमम पावर्स को बोलते हैं HCF। तो यहां पर HCF कितना आ जाएगा? कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन सा है? 2 है, और सबसे कॉमन पावर या सबसे लीस्ट पावर कितना है? 2 है। तो HCF आ जाएगा आपका 4। बट LCM कितना आएगा हम लोग के लिए? LCM आ जाएगा हम लोग के पास सबसे कॉमन प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर, क्योंकि LCM क्या होता था याद दिला देता हूं। LCM होता है मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जो भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनका मैक्सिमम पावर, उनका जो भी मैक्सिमम पावर होता है उनको LCM बोलते हैं। तो LCM करते टाइम हम लोग का कैलकुलेशन कितना आएगा? सबसे पहले हम लोग इसकी मैक्सिमम पावर ले लेते हैं जो कि है 5, फिर एक प्राइम फैक्टर है 3, और फिर एक प्राइम फैक्टर है 101। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 की पावर 5 होती है 32, 32 इंटू 3 इंटू 101। अब देखो 32 इंटू 3 कितना होता है? 96। 96 इंटू 101 कितना होगा? 96 1 96, कैरी ओवर 9, 96 0 0, कैरी ओवर 9, और 96 1 96, 9696 आ रहा है। तो हम लोगों का इस क्वेश्चन का HCF एंड LCM कितना आ चुका है? HCF आया है 4 एंड LCM आया है 9696 रिस्पेक्टिवली। मतलब HCF फर्स्ट वाला है,
एलसीएम सेकंड वाला है। तो इस तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन को प्रोसीड कर चुके हैं। 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम इस तरीके से निकालना सीख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है 396 और 1080। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो है 396 और 1080। अब इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत स्पीड आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में नो डाउट हम लोग को बहुत मास्टर्स होना पड़ता है। 2 19 38 16, 2 9 18 16, 2 9 18 18, 2 9 18, 3 times 33 will give you 99, 3 times 11 will give you 33, 11 times 1 will give you 11। इस तरह से ये प्राइम फैक्टराइज हो गया। अब इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं, ये 2 से डिविजिबल है तो इसको भी 2 से ही कर रहे हैं। 2 5 4 0, 2 27 0, 2 35 0, 5 3 8 1 9, 3 से दे देते हैं। 3 4 12, 1 5, 3 5 15, फिर 3 15, फिर 3 5, फिर 5 1। तो इस वे में 396 क्या हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11, और 1080 क्या हुआ, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 हो गया। तो ये हमने फटाफट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन को निपटा दिया। अब चेक करते हैं इसका एचसीएफ और एलसीएम को। एचसीएफ क्या होता है, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स है 2 और 3 कॉमन है तो 2 को लिख दिया जाए और 3 को लिख दिया जाए। फिर 2 का मिनिमम पावर कितना है, 2 है मिनिमम पावर इधर, और 3 का कितना मिनिमम पावर है, 2 है मिनिमम पावर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। दैट विल गिव यू 4 इंटू 9 36। तो 36 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब इन दोनों को डिवाइड देने वाला सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो 36 होगा। वो 36 इन दोनों को मैक्सिमम पॉसिबली डिवाइड कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। एलसीएम में जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग के पास पहला प्राइम फैक्टर 2 है, दूसरा प्राइम फैक्टर 3 है, तीसरा प्राइम फैक्टर 5 और चौथा प्राइम फैक्टर 11। अब सारे मैक्सिमम पावर्स को लिस्ट करते हैं, क्योंकि एलसीएम में हम लोग मैक्सिमम पावर्स को लिस्ट करना जानते हैं। तो मैक्सिमम 2 के 3 पावर्स अवेलेबल हैं, 3 के 3 पावर्स, 5 के 1 पावर और 11 के भी 1 पावर अवेलेबल है। अब जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार बैठेगा, 8 इंटू 27 इंटू 5 इंटू 11। अब 5 7 35, 5 2 10 3 13, 135 इंटू 8 इंटू 11। अब 8 5 40, 8 3 24 और 4 28, 8 1 2 10, 1 0 8 0 इंटू 11, 11 0 0, 11 8 88, 11 0 0 8, 11 1 11, 1 1 8 8। तो फाइनल कैलकुलेशन आप लोग अपने तरफ से भी कर सकते हैं। यहां से अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग अपने पेन कॉपीज उठा के नोटबुक्स में, नोट कॉपीज में आराम से कर सकते हैं। आप लोगों का कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। बट मेन चीज क्या समझना है कि एचसीएफ हमेशा कॉमन प्राइम फैक्टर्स का लीस्ट पावर है, एलसीएम सारे प्राइम फैक्टर्स का मैक्सिमम या जितना भी पावर अवेलेबल है उन दोनों नंबर्स में वो है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का एचसीएफ और एलसीएम कितना आ जाता है हम लोग का, 11880 और 36। तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ एंड एलसीएम इज 36 एंड 11880 रिस्पेक्टिवली। ये है इनका एचसीएफ और एलसीएम। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCF of two numbers is 145 and their LCM is इतना, then if one of the numbers is 725 then find the other number। अब देखिए यहां पर फिर से 2 चीज दिया हुआ है, 3 चीज दिया हुआ है, और हम लोग एक वेरिफिकेशन लॉ भी जानते हैं। वेरिफिकेशन लॉ क्या बोलता है कि HCF इंटू LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल। अब HCF कितना है, 2 नंबर्स का, 2 नंबर्स, वही 2 नंबर्स जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उन्हीं 2 नंबर्स का HCF कितना है, 145। LCM कितना है उन दोनों का, 2175।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन से दो नंबर का हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं? पहला नंबर तो हमारा 725 है और दूसरा नंबर x है। कोई भी एक नंबर होगा उसी को हम लोग फाइंड कर रहे हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए 145 इंटू 2175 अपॉन 725 इक्वल्स x निकालते हैं। अब इसके बाद कैसे ये फर्दर कैलकुलेट होगा? मेरे को दिख रहा है कि ये 725, ये 145। एक बार चेक करते हैं क्या इसका टेबल में ये आता है 5 से मल्टीप्लाई करके। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2, 5 1 जा 5 और 2 7। तो एक्चुअल में ये 145 इंटू 5 है। ये सब क्विक कैलकुलेशंस कैसे पकड़ना है हम लोग को? मैंने देखा कि यहां 5 है, अगर मैं इसके नीचे एक 5 मल्टीप्लाई करूं तो वो 5 क्या करेगा, यहां पर 5 क्रिएट करेगा और ये 5 क्रिएटेड है। ये जो यूनिट डिजिट है ना यहां पर, यही हिंट होता है हमारे लिए। सबसे बड़ा हिंट यही होता है कि यूनिट डिजिट को देख के हम लोग गैस कर सकते हैं कि कौन सा नंबर से ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा होगा। अब जैसे ही ये बात पता चल गया हम लोग को, तो हम लोग यहां पर 145 इंटू 2175 अपॉन 725 इक्वल्स x करके 145 वन जा और 145 5 जा डायरेक्ट काट सकते हैं। 5 से भी काट सकते हैं नो डाउट, अगर इसको 5 से कैलकुलेट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही हम लोग ये पकड़ लिए तो हमारा कुछ सेकंड सेव हो जाएगा, और सेकंड सेव करने के लिए यूनिट्स डिजिट का अपने अंदर, मन के अंदर एक कैलकुलेशन होना चाहिए। अब 5 से इसको डिवाइड करते हैं। 5 4 जा 20, 1 7, 5 3 जा 15, 2 5, 5 5 जा 35। तो कुल मिला के द सेकेंड नंबर या उसको अदर नंबर बोलिए, वो है 435। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आंसर है 435। जब दो नंबर का HCF और दो नंबर का LCM और वो उसमें से एक नंबर दिया हो, तो ये वेरिफिकेशन लॉ का यूज करना चाहिए। वेरिफिकेशन लॉ का यूज करने से हम लोग हमेशा HCF LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से तीन दिया हुआ चीज में से एक दिया हुआ चीज निकाल सकते हैं। ये पहले भी क्लास में बताया हुआ है, आज भी ये बताया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 398, 436 and 542, लीविंग रिमाइंडर 7, 11, 15। अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो एक बार मैंने करवाया था अपने थ्योरी सेशन में। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक लार्जेस्ट नंबर को देखते हैं जो डिवाइड कर सकता है। अब एक लार्जेस्ट नंबर कौन होता है जो डिवाइड कर सकता है? यहां पर सपोज करते हैं कि 398 में अगर डिवीजन करने पे 7 रिमाइंडर बच जा रहा है, डिवीजन करने पे 7 रिमाइंडर बच जा रहा है, तो वो 7 को हम लोग सबसे पहले डिविडेंड से माइनस कर लेंगे। मतलब 398 में 7 घटा लेंगे, उसी तरह से 436 में 11 घटा लेंगे और 542 में 15 घटा लेंगे। ये घटाना क्यों है हम लोग को? ताकि ये जो नंबर आएंगे ना अभी, ये पूरे परफेक्टली डिविजिबल हो जाए, ये बढ़िया से डिवाइड हो सकते हैं। इनमें कोई दो राय वाला चीज नहीं कि ये डिवाइड नहीं होंगे। अब 398 में 7 घटाते ही हम लोग को मिलेगा 391। 436 में 11 घटाते ही हम लोग को मिलेगा 524 और इधर से हम लोग को मिलेगा 7125227। इस तरह की नंबर्स मिल रहे हैं। 391, 425 और 527 मिल रहे हैं। अब इसको प्रोसीड करते ही हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये तीनों नंबर अब जो भी गिवन नंबर्स है उससे परफेक्टली डिविजिबल होंगे। तो जब ये तीनों नंबर्स अगर परफेक्टली डिविजिबल है और वो कोई एक नंबर से डिविजिबल है, एक नंबर कौन सा होगा जो इन तीनों को डिवाइड दे सकता है, और वो सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर है। तो इससे ये सब हिंट मिलता है कि यहां पर इस क्वेश्चन में हम लोग को HCF का यूज करना है। ये सबसे बड़ा हिंट है हमारे लिए कि HCF को यूज क्यों किया जाए, क्योंकि HCF वो नंबर होता है जो इस नंबर को, इस नंबर को और इस नंबर को तुरंत डिवाइड दे सकता है और सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, 391 को, 425 को और 527 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 391 को प्राइम फैक्टराइज करने पे हम लोग को क्या क्या पॉसिबल्स मिलेगा, 3 9 3 12 1 13, ये तो बन नहीं रहा इससे। 17 से ट्राई करते हैं, 17 2 34 और 5 1, 17 से ये परफेक्टली डिविजिबल बन रहा है, तो 17 से इसको ट्राई कर लेते हैं। 17 टाइम्स 2 34 और 5 1, 17 3 जा 51, फिर ये बन गया 23 इंटू 1, तो ये क्या बन रहा है 17 इंटू 23। अब आगे बढ़ते हैं 425। 425 को अब अगर हम लोग HCF को ढूंढ रहे हैं और HCF सच में इनका पॉसिबल है, तो वो इसी दोनों में से कोई होगा, तो हम इसी दोनों में से इसको चेक करेंगे। 425 को भी हम 17 और 23 से ही चेक करेंगे ताकि हम लोग कैलकुलेशन बेटर बन जाए। तो कैलकुलेशन के लिए 17 टाइम्स 2 34 होता है, 34 और 8 5, अब फिर 17 से अब इसको डिवाइड देने पे परफेक्टली बैठ रहा है। 17 2 जा 34 और फिर 8 5, 17 5 जा 85, बन गया ये कैलकुलेशन आसान। अब 25 क्या होता है आप लोग को पता है, 5 इंटू 5 होता है। तो 425 क्या है, 17 इंटू 5 का स्क्वायर है। अब लास्ट नंबर बचता है हमारा 527। तो 527 को अब कैसे प्रोसीड करेंगे, 527 को भी एक बार हम लोग 17 से ही डिवाइड देते हैं सबसे पहले। 17 3 जा 51 और 1 7, 17 1 जा 17, ये भी नंबर डिवाइड हो गया हमारा। इसका मतलब अब 31 तो खुद में एक प्राइम नंबर है, तो ये आ गया 17 इंटू 31। अब सभी लोग को यहां पर क्लियरली विजिबल होगा कि 17 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। इसका मतलब इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन अवेलेबल है हमारे पास, 17। HCF 17 है। मतलब 17 एक ऐसा नंबर है जो इस गिवन नंबर को, इस गिवन नंबर को, इस गिवन नंबर को डिवाइड दे सकता है। और अगर इन तीनों नंबर की चर्चा ना करें, इन तीनों नंबर की चर्चा करें, तो इसको भी डिवाइड देगा मगर कितना रिमाइंडर छोड़ेगा, 7 रिमाइंडर छोड़ेगा। इसको भी डिवाइड देगा मगर कितना रिमाइंडर छोड़ेगा, 11 छोड़ेगा। और इसको भी डिवाइड देगा मगर 15 रिमाइंडर छोड़ के देगा। तो ये क्वेश्चन का जैसे ही आंसर आता है तो उल्टा रिवर्स चेक करने के लिए आप इन तीनों को डिवाइड करके चेक करिए, आपका रिमाइंडर 7 11 और 15 बच रहा होगा। सारे रिमाइंडर बचते ही हम लोग क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं आंसर बिल्कुल सही है। तो HCF हमारा आता है 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हो गया। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो अगर हम इस चीज को चेक करें तो हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है और वो सर्कुलर फील्ड में दो पार्टिसिपेंट्स, एक ए और एक बी, मतलब एक सोनिया और एक रवि, ये लोग दोनों मूव करते हैं। सोनिया को पूरा सर्कल को रोटेट करने में 18 मिनट्स लगता है और रवि को रोटेट करने में 12 मिनट्स लगता है। मतलब ये बंदा यहां से जाके यहां 18 मिनट में आ सकता है, ये बंदा यहां से यहां 12 मिनट में आ सकता है। तो पूछ क्या रहा है कि अगर ये लोग दोनों सेम पोजीशन, इसी पोजीशन से, मान लेते ये पोजीशन अभी के लिए O है, तो अगर यही पोजीशन से साथ में स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, सभी लोग सेम डायरेक्शन में अगर दौड़ रहे हैं, तो वो लोग दोनों कब मिलेंगे, अब दोबारा कब मिलेंगे अब। तो यहां पर आप लोग को समझना है कि ये क्वेश्चन में HCF निकालना है या LCM निकालना है। अब सुनो, ये आदमी 18 मिनट बाद निकलेगा, ये दूसरा 12 मिनट बाद मिलेगा,
तो जो भी मिलने का समय होगा, जो मिलने का समय है सोनिया और रवि का, वो ऐसा टाइम होगा जो दोनों में आता है। मतलब 12 में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता होगा और 18 के टेबल में भी आता होगा। जब कोई भी नंबर दो टेबल्स में आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन मल्टीपल। उसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। मतलब वो ऐसा नंबर है जो 18वें के टेबल में भी आता होगा और 12 के टेबल में भी आता होगा, तभी तो दोनों साथ मिलेंगे। और जब वो लोग दोनों मिलेंगे और कॉमन मल्टीपल होगा तो वो पहली बार कब मिलेंगे? जब उनका सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो। मतलब यहां हमें निकालना है एलसीएम। तो ये एलसीएम निकालने वाला क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग क्या करना रहता है कि इन दोनों का एलसीएम निकालना है। ये समझना कि क्यों करना है ये चीज। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये 18 मिनट बाद मिलेगा, ये 12 मिनट बाद मिलेगा। तो जब दोनों 18 और 12 मिनट बाद मिलेंगे, इसका मतलब ये दोनों का कॉमन मल्टीपल जो होगा वो इन दोनों को साथ मिलवाएगा। तो 12 और 18 का कॉमन मल्टीपल कौन है? अगर मैं 12 को फैक्टराइज करूं तो वो बनेगा 2 स्क्वायर इंटू 3, और 18 को फैक्टराइज करूंगा तो वो बनेगा 3 स्क्वायर इंटू 2। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? 2 और 3 दोनों कॉमन फैक्टर्स है। 2 का हाईएस्ट पावर 2 है और 3 का हाईएस्ट पावर भी 2 है। तो कुल मिला के 4 इंटू 9 36। तो एलसीएम कितना आ गया हम लोग का? 36। इसका मतलब 36 मिनट बाद ये लोग दोनों मिलेंगे। अब सुनना, 12 मिनट, देखना मैं मूवमेंट करके दिखाता हूं। 12 मिनट हो गया, 12 मिनट, 24 मिनट हो गया, 24 मिनट, 36 मिनट। 3 राउंड के बाद जो रवि है वो वापस अपने पोजीशन पे आ गया, और उतने ही समय में सोनिया कितना कवर की? 18 मिनट, 18 कवर हो गया, फिर 18 मिनट। तो टोटल कितना हो गया? 18 प्लस 18 36 हो गया। तो 36 मिनट में सोनिया 2 राउंड कवर कर ली और रवि 3 राउंड कवर कर लिया। तो दोनों का जो मल्टीपल है वो 3 और 2 राउंड के बाद वो लोग दोनों एटलीस्ट 36 मिनट के बाद मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकाल के ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है जो कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। Check whether 6 power n can end with a digit 0 or not for any natural number। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन या एक छोटा सा ऑब्जर्वेशनल थ्योरी मैं समझाना चाहता हूं। तो वो ऑब्जर्वेशनल थ्योरी क्या है? जैसे अगर मैं कहूं कि 2 पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 2 पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। 2 पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। 2 पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। अब एक बार इसको देखिएगा। 3 पावर 1 3 है, 3 पावर 2 9 है, 3 पावर 3 27 है, 3 पावर 4 81 है, 3 पावर 5 243 है। अब 5 को चेक करते हैं। 5 का पावर 1 5 है, 5 का पावर 2 25 है, 5 का पावर 3 125 होता है और 5 का पावर 4 625 होता है। अब एक बार 6 को चेक करते हैं। 6 का पावर 1 6 है, 6 का पावर 2 36 है, 6 का पावर 3 216 है और 6 का पावर 4 1036। तो अब इस तरह से जो भी पावर्स बन रहे हैं, अगर मैं इसको ना भी ऑब्जर्व करूं तो अब हम 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, एक बार हम लोग 10 के साथ करते हैं। 10 का पावर 1 में कितना आ रहा है? 10। 10 का पावर 2 में कितना आ रहा है? 100। 10 का पावर 3 में कितना आ रहा है? 1000। 10 का पावर 4 में कितना आ रहा है? 1 2 3 4 4 जीरोस।
ऐसे ही चलता जाएगा ये। अब की ऑब्जर्वेशंस क्या है यहां पर, 2 कैसे लिखा जा सकता है? 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 1, 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 1, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब सुनना ध्यान से ये बात, ये क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं कि 6 पावर n क्यों नहीं एंड होता है, क्योंकि जो थ्योरी लिखा रहता है ना इस क्वेश्चन के पीछे, वो काफी लोगों को मतलब रिटन थ्योरी लगता है, वो लोग को समझ में नहीं आता है कि ये रियल नंबर्स में एक्चुअल में ये थ्योरी कैसे हो गया। तो उसके समझने के लिए अब ध्यान देखो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन सा प्राइम नंबर है? 2 अवेलेबल है, इसमें 3 अवेलेबल है, इसमें 5 अवेलेबल है। इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 अवेलेबल है। अब जिस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 3 अवेलेबल है, क्या उसके प्राइम फैक्टराइजे क्या उसके हायर पावर्स करने पे कभी भी लास्ट का डिजिट 0 बन रहा है? नहीं, जो भी बनेगा वो 6 के साथ एंड होते जा रहा है। अब 5 को चेक करते हैं, 5 में 5 और 1 बन रहा है, तो 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 आ रहा है, 5 का क्यूब करेंगे तो भी 5 आ रहा है। तो एंड का डिजिट 5 में क्या बन रहा है? हमेशा 5 बनते जा रहा है। जितनी पावर्स करो, अब 5 पावर 5 करोगे तो वो भी आपका आंसर क्या आएगा? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो जो भी आंसर आएगा वो 5 के साथ ही एंड करेगा, मतलब यूनिट का डिजिट 5 ही बनता जा रहा है। अब एक और चीज क्या है कि अगर मैं 3 को भी चेक करूं तो 3 में भी एक पैटर्न दिखेगा आप लोग को। पहला डिजिट 3, दूसरा 9, फिर 7, फिर 1, फिर 3, फिर 9, फिर 7, फिर 1, फिर 3, फिर 9, फिर 7, फिर 1। एक पैटर्न चलते जा रहा है। बट इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में किसी में भी डिजिट का लास्ट यूनिट्स डिजिट 0 नहीं बैठा है। मतलब ये नंबर्स की नॉलेज से हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिट्स डिजिट 0 नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ स्पेशल नंबर्स नहीं है। वो स्पेशल नंबर्स कौन से हैं? 2 और 5। 2 और 5 जिसके प्राइम फैक्टर्स में है, उसका सारा हायर पावर्स, कोई भी नेचुरल नंबर हो n, वो पक्का एंड कर रहा है 0 से। ध्यान से देखो, सारे के लास्ट में 0 क्यों है? क्योंकि 2 का जितना भी मैक्सिमम पावर्स अवेलेबल है वो सब यहां पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। 5 का जितना मैक्सिमम पावर्स अवेलेबल है वो सब यहां कंट्रीब्यूट कर रहा है। 2 इंटू 5 मिला के 10 बना दे रहा है, और 10 बनाते ही हम लोग का एंड कर जाएगा ये डिजिट 0 के साथ। तो किसी भी नंबर का कोई भी पावर अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में कौन सा नंबर अवेलेबल होना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए। यह बात आप लोग लिख लीजिएगा। इफ एनी नंबर has to end with digit 0, then it must contain 2 and 5 as its prime factors। वो 2 और 5 को अपने प्राइम फैक्टर्स में कंटेन करना चाहिए। मतलब अगर कोई भी डिजिट 0 के साथ एंड हो रहा है, इसका मतलब वो 2 और 5 को अपने प्राइम फैक्टर्स में जरूर रखेगा। अब हम लोग वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो 6 पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 पावर n को हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइज करें तो 6 को प्राइम फैक्टराइज करने पे 2 इंटू 3 आता है, और इसका पावर n है तो इसके ऊपर भी पावर कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। अब n एक एक के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ये कहता है कि यहां डिस्ट्रीब्यूशन काम करेगा, 2 पावर n इंटू 3 पावर n। और जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n, we can see
that its factorization does not contain 5 in it। उसके अंदर 2 तो है, बट अगर यहां 5 भी होता तो अच्छा हो जाता, वो डिजिट 0 के साथ एंड हो जाता। बट यहां 2 के साथ 5 ना होने की वजह से ये 6 का पावर n कोई भी नेचुरल नंबर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितनी भी बड़ी पावर्स हो, वो सब कभी भी एंड नहीं होंगे डिजिट 0 के साथ। तो इसलिए कहा जाता है दैट इट्स फैक्टराइजेशन डज नॉट कंटेन 5 इन इट, so it does not end with digit 0। ये कभी भी डिजिट 0 के साथ एंड नहीं करेगा। अब आप अगर थ्योरेटिकली नहीं तो एग्जाम्पल के साथ चेक कर सकते हैं। 6 का पावर 1 कितना बनता है? 6। 6 का पावर 2 कितना बनता है? 36। 6 का पावर 3 कितना बनता है? 216। और 6 का पावर 4 कितना बन जाएगा हमारा? 6 टाइम्स 6 36, 6 1 6 3 9, 6 2 12, 1296 बन रहा है। 6 का पावर 5 कितना बन जाएगा? 6 6 36, 6 9 54, 357, 6 2 12 और 5 17, 6 1 6 और 1 7, 777 बन रहा है। लास्ट में देखते जाओ, हर जगह यूनिट डिजिट खाली 6 बन रहा है, लेकिन ये कितनी भी हायर पावर चली जाए ये कभी भी डिजिट 0 के साथ एंड नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो इसमें क्या है कि हम लोग क्या एक सिंपल सिर्फ मल्टीप्लीकेशन से कह सकते हैं कि ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके बोल सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर होगा, बट ये मल्टीप्लीकेशन से हम लोग नहीं कहेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को लिखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इस पार्ट में देखना, प्लस ऑपरेशन के लेफ्ट हैंड साइड और प्लस ऑपरेशन के राइट हैंड साइड में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है। तो 13 कॉमन निकालते ही क्या बचेगा? 7 इंटू 11 प्लस 1 बचेगा। अब 7 इंटू 11 कितना होता है? 77 प्लस 1 कितना हो गया? 78। तो 78 इंटू 13 कितना बन गया? अब जो भी बनेगा ये इससे मतलब नहीं है, बट एक बात बताओ, क्या ये एक प्राइम नंबर है? हाँ। क्या दूसरा वाला नंबर जो भी है, प्राइम हो या कंपोजिट हो, कंपोजिट ऐसे दिख रहा है ये क्लियरली, बट जो भी हो, क्या वो दोनों का रिजल्टेंट एक कंपोजिट नंबर देगा? क्योंकि ऑलरेडी एक प्राइम फैक्टर से और एक ये प्राइम फैक्टर है। सो क्लियरली it is a product of more than 2 prime factors। क्लियरली दिख रहा है कि ये जो नंबर आएगा वो 13 तो ऑलरेडी इसका एक प्राइम फैक्टर है, ये और एक प्राइम फैक्टर देगा, कुछ ना कुछ अपने आप में एक प्राइम फैक्टर देगा, तो ये 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, तो it is a composite number। अब आगे बढ़ते हैं, ये कंपोजिट नंबर निकला। अब एक और बढ़ते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू ये जितना भी बड़ा लंबा कंपोजिट नंबर लिखा है इसको एक बार चेक करते हैं। तो ये क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये जो नंबर बन रहा है इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 5, क्योंकि प्लस ऑपरेशन के लेफ्ट हैंड साइड में और प्लस ऑपरेशन के राइट हैंड साइड में 5 कॉमन है, तो 5 को कॉमन उठा लिया जाए। यहां बन रहा है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना बनेगा? 4 3 12, 2 24, 24 6 4 टाइम्स 24, 6 2 टाइम्स 12 और 2 144 इंटू यहां बन जाएगा 7 प्लस 1, 7 4 28,
7 4 28 और 2 30, 7 1 7 और 3 10, 1008 प्लस 1, अब 1009 इंटू 5 बन गया। अब ये भी उसी टाइप की चीज है, 1009 कुछ ना कुछ एक कंपोजिट नंबर होगा, वो अपने अलग प्राइम फैक्टर्स लाएगा और 5 खुद में एक प्राइम फैक्टर है। तो जब दो प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो क्या देगा आपको, एक नया कंपोजिट नंबर ही देगा। तो इनको बिना मल्टीप्लाई किए हम कह सकते हैं कि पूरा जो ये आएगा, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है हम लोग का, ये जो पूरा सिंप्लीफिकेशन कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के अपने में कह रहा है कि दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ more than 2 prime factors. So it must be a composite number. तो जैसे ही हम लोगों ने देखा कि ये एक ऐसा नंबर है जो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट से बन रहा है, दो या दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट से बन रहा है, तो ये क्या है, कुछ एक कंपोजिट नंबर ही होगा। तो इस तरह से हम लोग बिना मल्टीप्लाई किए इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि ये बड़ा सा मल्टीप्लीकेशन करके, ये बड़ा सा मल्टीप्लीकेशन करके लास्ट में 13 और 5 को बिना ऐड किए हम ये कह सकते हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ शो दैट 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो 6 प्लस रूट 2 इरेशनल, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही किया था। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी एक इरेशनल क्वांटिटी है उसको मान लेते हैं कि वो एक रैशनल होगा। लेट 6 प्लस रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। अब 6 प्लस रूट 2 क्योंकि एक रैशनल नंबर है, तो हम लोग 6 प्लस रूट 2 को a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a एंड b आर को प्राइम्स, a और b को प्राइम्स होना चाहिए एंड b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि b का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो ये मैथमेटिकली डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या बोलेंगे कि 6 प्लस रूट 2 एक रैशनल नंबर है जो कि a बाई बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब जैसे ये a बाई बी के फॉर्म में है, तो अब इसको हम लोग शिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर से 6 को इधर भेज देते हैं, तो रूट 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, खाली याद रखना इर्रेशनल को एक तरफ रखा जाता है और रैशनल क्वांटिटीज को एक तरफ रखा जाता है। तो ये आ जाएगा a बाई बी माइनस 6। अब a बाई बी माइनस 6 क्या बनेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेके, तो ये बनेगा a माइनस 6b अपॉन b और ये आएगा रूट 2। अब कल ही हम लोगों ने ये देखा था लास्ट सेशन में, रूट 2 एक इर्रेशनल क्वांटिटी है। रूट 2 को इर्रेशनल प्रूव करने का एक अलग मेथड है जो कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है, बट रूट 2 एक इर्रेशनल क्वांटिटी है। ये पूरा चीज a माइनस 6b अपॉन b एक रैशनल क्वांटिटी है। तो जो एक रैशनल क्वांटिटी क्या एक इर्रेशनल क्वांटिटी के बराबर कभी हो सकता है, जवाब है नहीं। रैशनल क्वांटिटी कभी भी इर्रेशनल क्वांटिटी के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये और ये कभी आपस में इक्वल नहीं बैठेंगे। इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो अज्यूम किया था कि ये a बाई बी होगा, ये को प्राइम्स आ जाएगा, बहुत आराम से हम लोग कर लेंगे इसको रैशनल प्रूफ, बट ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं इसलिए क्योंकि जो ये क्वांटिटी आया है राइट हैंड साइड पे और ये जो क्वांटिटी आया लेफ्ट हैंड साइड पे, ये एक रैशनल क्वांटिटी और ये एक इररेशनल क्वांटिटी है। तो जब एक रैशनल और एक इररेशनल क्वांटिटी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं तो हमारा अजम्पशन हो जाता है गलत। हेंस 6 plus root 2 is an irrational number.
ये अपने आप में एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेशन होता है एंड, जहां पर हम लोग 6 प्लस रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर को एंड करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एचसीएफ, एलसीएम, उनके प्रोडक्ट पे, रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स पे, एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन और प्राइम फैक्टराइजेशन, सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने एक एक पार्ट में डील किए हैं। अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स में, जो कि क्लास 10th का सेकंड चैप्टर होगा। और तब तक के लिए आप और क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप लोग के साइड बुक्स आर.एस. अग्रवाल में एज वेल एज एनसीईआरटी में भी काफी इस तरह के क्वेश्चंस मिलते जाएंगे आप लोग को। तो बने रहिएगा हमारे साथ ताकि आप लोग को और हेल्प हो सके मैथ्स में फॉर फास्ट कैलकुलेशंस एज वेल एज सम वेरी इंटरेस्टिंग एंड डेवलपिंग मैनिपुलेशंस। थैंक यू।